इतिहास की किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि हमारे पूर्वज केवल पत्थरों के टूल बनाना जानते थे, लेकिन क्या हो अगर भारत की इस धरती के नीचे कुछ ऐसे ठोस प्रमाण दबे हों जो इस पूरे इतिहास को ही गलत साबित कर दें। आज हम पुरानी कहानियों की बात नहीं करेंगे, आज हम उन आर्कियोलॉजिकल प्रमाणों को देखेंगे जो चीख चीख कर कहते हैं कि हजारों साल पहले इस धरती पर कोई और भी आया था। लोग अक्सर कहते हैं कि प्राचीन काल में एलियंस के आने की बात केवल हमारा भ्रम है। मेन स्ट्रीम विज्ञान और इतिहासकार लॉजिक देते हैं कि ये सब आदि मानव की कोरी कल्पना है। क्या सच में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है? उत्तर है, प्रमाण हमारे बिल्कुल सामने है, बस उसे हमेशा अनदेखा किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में एक जगह है चरामा। यहाँ चंदेल और गोटी टोला गांव में की गुफाओं में कुछ ऐसा मिला है जिसने पुरातत्व विभाग को भी आश्चर्य में डाल दिया है। यहाँ 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग मिली है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है? गुफाओं में चित्र तो पूरी दुनिया में मिलते हैं, लेकिन ये चित्र शिकार करने वाले आदिवासियों की नहीं है। इन चित्रों में जो आकृतियां बनी है उनके चेहरे पर ना तो नाक है और ना ही मुंह है। उन्होंने एक ऐसा सूट पहना हुआ है जो कि बिल्कुल आज के एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट जैसा दिखता है। उनके सिर पर हेलमेट है जिससे पंख जैसे एंटीना निकले हुए हैं। यही नहीं, बैकग्राउंड में 3 पैरों वाले ऐसे यान छपे हैं जो सीधे तौर पर मॉडर्न यूएफओ जैसे लगते हैं। मेन स्ट्रीम साइंस इसे केवल शैमनिक आर्ट या फिर इंसानी भ्रम कहकर टाल देता है। उनका कहना है कि उस वक्त के आदि मानव ने बस यूं ही अपनी कल्पना से ये सब बना दिया, लेकिन 10,000 साल पहले जब इंसान ने पहिया तक ठीक से नहीं बनाया था तब वो स्पेस सूट और उड़ने वाली तस्तरी की इतनी सटीक कल्पना कैसे कर सकता है? और बात केवल इन बेजान चित्रों की नहीं है। इन गांवों में कई पीढ़ियों से एक लोक कथा भी सुनाई जाती है, रोहिला लोगों की कहानी। स्थानीय लोगों के पूर्वज बताते हैं कि आसमान से एक गोल उड़ने वाली वस्तु नीचे आती थी। उसमें से छोटे कद के लोग निकलते थे और गांव वालों को अपने साथ ले जाते थे। जो लोग उनके साथ गए वो फिर कभी लौट कर नहीं आए। अब एक पल के लिए आप सोचिए, 10,000 साल पुराने चित्र और आसमान से आने वाले लोगों की सदियों पुरानी लोक कथा, क्या ये दोनों चीजें एक साथ केवल एक संयोग हो सकती हैं? ये मामला इतना सीरियस है कि खुद पुरातत्व विभाग ने इन चित्रों की जांच के लिए नासा और इसरो से मदद मांगनी है। ये प्रमाण चीख चीख कर कहते हैं कि प्राचीन काल में हमारा सामना किसी उन्नत सभ्यता से हुआ था, लेकिन मेन स्ट्रीम विज्ञान इसे कल्पना कहकर खारिज कर देता है। मान लेते हैं कि चरामा के वो चित्र केवल एक आदि मानव की कल्पना थे, लेकिन अगर वो केवल कल्पना थे तो फिर हमारे प्राचीन लोगों के पास में उस विनाशकारी शक्ति का ज्ञान कहां से आया? एक ऐसी शक्ति जिसने पल भर में पूरी की पूरी बसाई हुई सभ्यता को पिघलाकर कांच में बदल दिया था। चरामा की उन गुफाओं के चित्रों को देखकर लगता है कि आसमान से आने वाले वो लोग शायद केवल धरती का मुआयना कर रहे थे, लेकिन क्या ये सच में इतने शांत थे? मेन स्ट्रीम इतिहासकार हमें बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जलवायु परिवर्तन से खत्म हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद मोहनजोदाड़ो की गलियों में बहुत ही भयानक सच छुपा हुआ है। जब पुरातत्वविदों ने इस प्राचीन शहर की खुदाई की तो उन्हें गलियों में बिखरे हुए कई कंकाल मिले। ये कंकाल ऐसे पड़े थे जैसे ये लोग अचानक आई किसी बहुत बड़ी आपदा से भाग रहे हों और पल भर में ही मारे गए हों, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बिना किसी अंतिम संस्कार के। लेकिन चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि वो मरे कैसे, बल्कि बात ये है कि उनके कंकालों में सामान्य से कई ज्यादा गुना रेडिएशन पाया गया है। अब कई इतिहासकार आर्यन इन्वेजन थ्योरी का तर्क देते हैं कि बाहरी हमलावरों ने उन्हें मार दिया, लेकिन किसी तलवार या तीर के हमले से किसी इंसान के शरीर में रेडियो एक्टिव तत्व कैसे आ सकते हैं? इससे भी बड़ा रहस्य उस शहर की ईंटों और मिट्टी में है। वहां के कुछ हिस्सों में ईंट और मिट्टी पूरी तरह से पिघलकर कांच में बदल चुकी है। विज्ञान में इस प्रक्रिया को विट्रीफिकेशन कहते हैं और ये तभी संभव है जब वहां का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। इतनी भयंकर गर्मी कोई सामान्य आग पैदा नहीं कर सकती है, ये केवल उल्कापिंड गिरने या फिर किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट से ही हो सकता है। यहीं पर एक ऐसा सच सामने आता है जो आपको सोचने पर पूरी तरह से मजबूर कर देगा। अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों को ध्यान से देखें तो महाभारत में एक ऐसे अस्त्र का वर्णन है जिसे ब्रह्मास्त्र कहा गया है। इसका प्रभाव बिल्कुल आज के एटम बम जैसा बताया जाता है। दसों हजारों सूर्य के बराबर की चमक, आग का एक विशाल धुआं और उसके बाद भयंकर असर। ग्रंथों में साफ लिखा है कि इस अस्त्र के चलाने के बाद में लोगों के बाल और नाखून झड़ने लगे, नदियों का पानी उबलने लगा और सारा भोजन जहरीला हो गया। ये बिल्कुल मॉडर्न रेडिएशन सिकनेस का सटीक लक्षण है। अब सोचिए, जो स्पेस सूट वाले जीव चरामा की गुफाओं में उकेरे गए थे, क्या वो किसी ऐसे ही रेडिएशन से बचने के लिए वो सूट पहनते थे? क्या वो उड़ने वाले यान केवल यात्रा के लिए नहीं बल्कि
इस धरती पर एक भयानक विनाश का हिस्सा थे। मेन स्ट्रीम विज्ञान आज भी मोहनजोदड़ो के उस कांच में बदले शहर को केवल एक कॉस्मिक एयरबस्ट कहकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता है कि हजारों साल पहले लिखी गई एक किताब में न्यूक्लियर फॉलआउट का इतना सटीक बायोलॉजिकल विवरण कैसे मौजूद है। ये सारे प्रमाण चीख चीख कर कह रहे हैं कि प्राचीन समय में एक बहुत ही एडवांस युद्ध लड़ा गया था। लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि इन एलियंस ने यहाँ आकर केवल तबाही मचाई थी, तो फिर इस धरती पर मौजूद उस विशाल और असंभव इमारतों का क्या? उन मंदिरों और स्ट्रक्चर को किसने बनाया जिन्हें खड़ा करने के बारे में आज की भी एडवांस मशीन नहीं सोच सकती है? मेन स्ट्रीम साइंस हमेशा कहता है कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला छेनी और हथौड़ी का कमाल है। वो कहती है कि उस समय के इंसान ने बस पत्थरों को काटना सीख लिया था, और हम भी अक्सर उन्हीं बातों पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन फिर महाराष्ट्र के एलोरा में मौजूद कैलाश मंदिर के सामने आकर सारे साइंटिफिक लॉजिक फेल हो जाते हैं। ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है जिसे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया हो। इस पूरे मंदिर को एक ही विशाल बोलास्ट चट्टान के ऊपर से लेकर नीचे तक काटकर बनाया गया है। आमतौर पर किसी भी इमारत को नीचे से ऊपर की तरफ बनाया जाता है, लेकिन कैलाश मंदिर को पहाड़ के ऊपर से शुरू करके 100 फीट नीचे तक काटा गया। एक भी गलती और पूरा का पूरा मंदिर बर्बाद हो सकता था। इससे भी बड़ा रहस्य इसका निर्माण काल है। इतिहासकार मानते हैं कि ये 8वीं सदी में बनाया गया था और इसमें केवल 18 साल लगे थे। अब जरा गणित लगाइए, लगातार अगर कोई 18 साल तक हर दिन 12 घंटे लगातार बिना रुके 4 लाख टन पत्थर काटा गया होगा, तो इसका मतलब ये है कि हर दिन कम से कम 60 टन पत्थर निकला होगा, जो कि मतलब बचा हुआ पत्थर होगा। और मजे की बात देखिए ये है कि वो जो 4 लाख टन मलबा है वो आज तक वहां के आसपास में कहीं भी नहीं मिला है। वो पत्थर कहाँ गायब हो गए हैं, वो मलबा कहाँ गायब हो गया है, किसी को भी नहीं पता है। क्या केवल छेनी और हथौड़ी से 18 साल में इतना सटीक और विशाल स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है? आज की सबसे आधुनिक क्रेन और लेजर कटर भी इस काम को इतने कम समय में अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो फिर 8वीं शताब्दी में उन कारीगरों ने ये कैसे किया? हमारे कुछ प्राचीन ग्रंथों जैसे कि शिल्प रत्न में पत्थरों के साथ में काम करने की एक बहुत ही रहस्यमयी तकनीक का जिक्र है। ग्रंथों में इशारा किया गया है कि पत्थरों को काटा नहीं जाता था, बल्कि एक खास तकनीक से पिघलाया जाता था। एक तरह से जैसे मोम पिघलाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही चट्टानों को पिघलाकर सांचे में ढालने की बात कही गई है। और केवल पिघलाने की ही नहीं बात करी गई है, एंटी ग्रेविटी जैसी तकनीक का भी वहां पर वर्णन मिलता है। क्या किसी बाहरी सभ्यता ने उन विशाल पत्थरों को हटाने और गायब करने में मदद की थी? हम अक्सर सोचते हैं कि एलियंस के सबूत केवल किताबों में दर्ज है, लेकिन कैलाश मंदिर जैसे स्ट्रक्चर इस बात का चीख चीख कर सबूत दे रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के पास में कुछ ऐसा था जो आज के इंसानों के पास में नहीं है। ये इंजीनियरिंग नामुमकिन है, फिर भी हमारे सामने खड़ी हुई है। यहाँ साफ तौर पर दिखाता है कि हमारे पास एक ऐसी एडवांस गाइडेंस थी जो आज की दुनिया की समझ से बहुत आगे थी। पत्थरों को काटना, पिघलाना और हवा में उड़ाना तो केवल एक ट्रेलर है। असली दिमाग तो तब सुन्न पड़ जाता है जब हमें पता चलता है कि हमारी खुद की बनावट यानी हमारे डीएनए के साथ ही किसी ने बहुत बड़ी छेड़छाड़ करी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बात का सबूत केवल भारतीयों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में एक साथ मिलता है। हम अक्सर इतिहास को केवल अपने देश के नजरिए से देखते हैं, लेकिन जब आप भारत की प्राचीन कहानियों को दुनिया के बाकी सभ्यताओं से जोड़कर देखते हैं तो एक ऐसा पैटर्न सामने आता है जिसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। विज्ञान हमें बताता है कि इंसानों के सबसे करीबी पूर्वज जिसे चिंपैंजी और दूसरे प्राइमेट्स होते हैं, उनमें 24 जोड़े यानी 48 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन हम इंसानों में केवल 23 जोड़े होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो फिर वो जो एक जोड़ा है वो कहाँ गायब हो गया है? जब वैज्ञानिकों ने इस बात पर गहराई से रिसर्च करी तो एक दिमाग उड़ा देने वाला सच सामने आया। इंसानों का जो क्रोमोसोम नंबर 2 है वो असल में 2 अलग अलग क्रोमोसोम के सिरे से सिरा जुड़कर एक हो जाने से बना है। यह एक इतना सटीक और साफ सुथरा जेनेटिकल फ्यूजन है कि इसके प्राकृतिक होने की जो संभावना है वो लगभग 0 है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी एडवांस जेनेटिकल इंजीनियर ने 2 अलग अलग कोड को कॉपी पेस्ट करके एक नया और बेहतर
ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया हो। लेकिन सवाल ये है कि वो इंजीनियर कौन था। यहीं पर भारत की कहानियों का ग्लोबल कनेक्शन सामने आता है। हमारे वेदों में और पुराणों में सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों की कहानी है। ये वो 7 ऋषि थे जिन्होंने महाप्रलय के बाद मानव सभ्यता को फिर से ज्ञान दिया और उसे दोबारा से बसाया। अब मजे की बात सुनिए, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि प्राचीन मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यताओं में भी बिल्कुल यही कहानी है। वहां उन्हें अब कालू यानी 7 ज्ञानी कहा जाता है। वो भी महाप्रलय के बाद ही धरती पर आए और उन्होंने ही इंसान को लिखना, पढ़ना, गणित और वास्तुकला सिखाई। यही नहीं, प्राचीन मिस्र में भी 7 ज्ञानियों की कहानियां मौजूद है। अब सोचिए, हजारों साल पहले जब इन सभ्यताओं का आपस में कोई सीधा संपर्क नहीं था, तो फिर इन सब के पास में 7 ऋषियों की एक ऐसी कहानी कहां से आई? क्या ये सब केवल एक संयोग है? और कनेक्शन यही खत्म नहीं होता है। हमारे यहाँ भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार है, जो आधे इंसान और आधी मछली है। और सुमेरियन सभ्यता में वो 7 ज्ञानी मतलब अब कालू भी आधे इंसान और आधे मछली ही थे। ये एक ऐसा ग्लोबल कोड है जो बार बार हमें एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि महाप्रलय के बाद इस धरती पर ज्ञान को बचाने और फैलाने वाले कोई आम इंसान नहीं थे। क्या ये सप्तऋषि या अबकालू किसी ऐसी बेहद प्राचीन और उन्नत सभ्यता के आखिरी बचे हुए लोग थे जिन्होंने नाव में बैठकर दुनिया भर में ज्ञान फैलाया? या फिर वो सच में आसमान से आने वाले वही सिविलाइजर्स थे जिनकी तस्वीर हम चरामा मतलब छत्तीसगढ़ की चरामा की गुफाओं में देख रहे हैं? यह हमारे आर्कोलॉजिकल और जेनेटिकल प्रमाण की एक बहुत ही बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारा इतिहास उतना सीधा और सरल नहीं है जितना हमें बताया जाता है। ये कोई धार्मिक अंधविश्वास नहीं है, ये ठोस भौतिक प्रमाण है कि जो हमारी धरती के नीचे और हमारे डीएनए के अंदर छुपे हुए हैं। आज का मेन स्ट्रीम विज्ञान इन बातों को नकार सकता है। वो कह सकता है कि इन सब के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब गलत है। इसका मतलब केवल ये है कि आज की साइंस अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो इन रहस्यों को पूरी तरह से समझ सके। लेकिन क्या पता कल जब हमारी तकनीक और समझ का दायरा और बड़ा होगा तो हाँ, आज हम जो केवल किस्से, कहानियां या फिर माइथोलॉजी हमको लगती हैं और वही असली हमारा इतिहास बन जाएगा। और शायद तब हमें पता चले कि हम इस ब्रह्मांड में कभी अकेले थे ही नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपकी अपनी क्या राय है। और अभी मतलब कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है, तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह के रोचक वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और रोचक विषय पर।